दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना के पानी को लेकर हाई वोल्टेज सियासत का दौर जारी है। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया तो दिल्ली की सियासत में वार पलटवार की बाढ़ आ गई है। सियासी बयानबाजी के बीच मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है और चुनाव आयोग ने केजरीवाल से कड़े सवाल पूछ लिए तो केजरीवाल भड़क उठे और उल्टे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाने लगे। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना का पानी एक ऐसा सियासी मुद्दा बन चुका है जिसमें दावों और वादों की भरमार है, वार पलटवार है, आरोप प्रत्यारोप की तीखी धार है और विरोधियों पर सवालों की बौछार है। सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शब्द बाण चले। तो अगर 1 ppm से पानी ज्यादा हो जाए तो हमारे धीरे धीरे सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाएंगे और दिल्ली के अंदर पानी की हाहाकार मच जाएगी। और अगर इस पानी को सीधे दे दिया तो ये हेल्थ हैजर्ड है। नायब सैनी जी एक बार फोन पे आए, 2 बार आए, 3 बार आए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ करता हूं, हाँ मैं कुछ करता हूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फोन अटेंड करने बंद कर दिए। हमने ये मुद्दा कुछ दिन पहले उठाया। मुद्दा क्यों उठाया? हम बेबस थे उठाने के लिए। अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। यमुना के पानी पर छिड़े संग्राम के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई। उन्होंने बवाना में हुई जनसभा में अरविंद केजरीवाल को यमुना का पानी पीने का खुला चैलेंज दे दिया है। आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आप जाके यमुना जी का पानी पियो। उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे। दिल्ली और हरियाणा के बीच वाटर वॉर अब प्रो लेवल पर पहुंच चुका है। इसे समझने के लिए इन तस्वीरों को जरा देखिए जब हरियाणा की सीएम बाकायदा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब देने के लिए यमुना का आचमन करने पहुंच गए। उधर दिल्ली की सीएम आतिशी ने सीएम नायब सिंह सैनी की इन तस्वीरों को ढोंग करार दे डाला। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, महा यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया, कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। उन्होंने हमने देखा, पानी पिया, मुंह में रखा और फिर थूक दिया बाहर। पिया नहीं, गटका नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि उस पानी में जितना अमोनिया है, 7 ppm अमोनिया, वो पानी जहरीला होता है। कहाँ से आ गया? खुद पैदा हो गया क्या अमोनिया? यमुना नदी दिल्ली में हरियाणा से ही आती। दिल्ली चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। अब पीएम मोदी ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि सीएजी की जिस रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुलती, उसे दबा दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही उस रिपोर्ट को लोगों के सामने लाया जाएगा। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे की तपिश है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार अभियान के दौरान उस सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मोर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संभाला और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों की बौछार कर डाली। आपदा सरकार सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है। इन्हें शराब घोटाले, शीश महल घोटाले, शिक्षा घोटाले, अस्पताल घोटाले,
ऐसी हर चीज से पर्दा उठने का डर है। आप भाजपा एनडीए के उम्मीदवारों को जिताइए। विधानसभा के, ये दूसरी मोदी की गारंटी भी लिख लीजिए, विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट टेबल पर कर दी जाएगी। ये आप पार्टी का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया, अस्पताल के कमरे 2 गुना करेंगे। अरे कमरा एक भी नहीं बढ़ा। आपने दिल्ली वालों का 5 लाख तक का फ्री इलाज भी जो मोदी जी देते हैं वो रोकने का काम किया। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सिर्फ बीजेपी ही मुखर नहीं है, कांग्रेस ने भी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली सरकार को टारगेट किया है। जाहिर बात है, जब टेंडर अमाउंट से ज्यादा खर्च किया, साथ में डिले किया, किसी में 3 साल का डिले है, किसी में 6 साल का डिले है, और ये वही केजरीवाल हैं जो कि कहते थे कि मैं फ्लाईओवर कम समय में बना देता हूं और उसमें जो टेंडर अमाउंट है उससे पैसे बचा देता हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। तो अब इसके ऊपर क्यों चुप बैठे हैं? जब इसके अंदर 382 करोड़ रुपया फालतू खर्च कर दिया जो टेंडर अमाउंट है उससे, तो इसका मतलब इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, अगर भ्रष्टाचार की परिभाषा केजरीवाल की मानी जाए। सीएजी की ये रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है, जिसमें दिल्ली सरकार पर 382 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इसी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया गया, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिया गया। प्रूव हो गया है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो भाजपा झूठ बोल रही थी ना, फिर से लोगों को गुमराह कर रही थी ना। अगर उनको बात करनी है सीएजी की रिपोर्ट पे तो कर लें, जहां कहा गया कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार किया जब द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में बनाया, सोने की सड़क बनाई, जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी, भाजपा ने उसको 7500 करोड़ का बनाया। इनको सीएजी पे डिस्कस करना है तो आयुष्मान भारत के खिलाफ जो फाइंडिंग्स आई है सीएजी रिपोर्ट में, आइए डिस्कस करें, इस पे राजनीति ना करें। चुनावी मौसम में सीएजी की रिपोर्ट का जो मुद्दा उठा है, जाहिर है इस पर सियासत थमने वाली नहीं है और 5 फरवरी को मतदान से पहले सीएजी की इस रिपोर्ट को बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से भुनाने की कोशिश होती रहेगी, ताकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर घेरा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए हादसे के बाद सरकार ने व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता किया है। 5 बड़े बदलाव के साथ साथ 7 ऐसे तेज तर्रार अधिकारियों की ड्यूटी सीएम योगी ने अब मेला क्षेत्र में लगाई है, जिनके पास क्राउड मैनेजमेंट का बेहतरीन अनुभव है, तजुर्बा है। इसके अलावा डीजीपी और मुख्य सचिव संगम नोज पर जाकर तैयारियों का निरीक्षण कर चुके हैं। महाकुंभ में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किन अधिकारियों को कमान सौंपी गई है, यह सभी आपको बताएंगे। लेकिन न्यूज़ 18 लोगों से, आप सबसे अपील करता है, बार बार अपील कर रहा है कि मेला क्षेत्र में संयम बनाए रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें। आइए रिपोर्ट देखते हैं। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए हादसे के बाद सबक लेते हुए सरकार ने प्रबंधन को और ज्यादा मजबूत और प्रशासन को हाई अलर्ट कर दिया है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। महाकुंभ में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी पास कैंसिल कर दिए गए हैं। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सिर्फ बाइक और इमरजेंसी गाड़ियां यानी एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की एंट्री होगी। कुंभ क्षेत्र में रास्तों को 1 वे किया गया है, यानी एक ओर से श्रद्धालु जाएंगे और एक ओर से श्रद्धालु बाहर निकलेंगे। महाकुंभ में आने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर अब एक नई गाइडलाइन सामने आई है। 4 फरवरी तक नो व्हीकल जोन इसे बना दिया गया है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए, जहां तक पहले गाड़ियां, कारें पहुंचती थी, अब उन कारों पर अंकुश लग चुका है। वीवीआईपी कोई भी ऐसी व्हीकल यहां से नहीं निकलेगी और 4 फरवरी तक, क्योंकि जो लोग यहां आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो।
इन तैयारियों के साथ ही सरकार ने मेला प्रबंधन के लिए अपने सबसे तेज तर्रार अधिकारियों को महाकुंभ भेजा है, जिनके पास क्राउड मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा और बेहतरीन अनुभव है। इन 7 तेज तर्रार अधिकारियों में नाम है IAS आशीष गोयल का, जो 2019 कुंभ में प्रयागराज मंडल में कमिश्नर थे। IAS चंद्रभानु गोस्वामी PDA के चेयरमैन रहे, फिर DM बने। इसके अलावा 5 विशेष सचिव को भी महाकुंभ में जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी अधिकारी 12 फरवरी तक प्रयागराज में रहकर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में सहयोग देंगे। इसके अलावा SP स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। वहीं घटना के बाद महाकुंभ क्षेत्र में खुद यूपी के DGP प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह पहुंचे। संगम नोज पर मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। वॉच टावर पर खड़े होकर संगम नोज की व्यवस्थाओं को देखा। DGP के साथ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और DIG मेला वैभव कृष्ण मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और पुलिस विभाग के मुखिया DGP प्रशांत कुमार को यहाँ पर मौके पर आज भेजा है और आप दोनों अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि वॉच टावर पर खड़े होकर वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी और DGP के साथ ही मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और मेला DIG वैभव कृष्ण भी मौजूद हैं। और जो अतिरिक्त यहाँ पर IAS अफसरों को लगाया गया है, जिन्हें मेले का अनुभव है पर्याप्त, उसमें से वरिष्ठ IAS हैं आशीष गोयल, जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रयागराज के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और DM रहे प्रयागराज के भानुचंद्र गोस्वामी तेज तर्रार अफसरों में गिने जाते हैं, उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी लगी हुई है। यूपी पुलिस और BSF के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। इस कुंभ में अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और 3 लेयर सिक्योरिटी कर दी गई है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कुंभ के उसमें देखिए फर्स्ट पैसेज ये लगाया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से इसको बंद कर दिया गया और यहाँ पुलिस खड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम आगे अंदर, उसके बाद BSF के आप जवान देख सकते हैं कि जिनके कांधों पर अब ये सुरक्षा दी गई, क्योंकि सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा इशू है। किसी प्रकार की कोई मिसहैंडलिंग ना हो, किसी प्रकार की किसी तकलीफ। देखिए कैसे BSF के जवान यहाँ मुस्तैद खड़े हैं। फिलहाल सरकार और पूरा प्रशासन महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान की तैयारियों में जुटा हुआ है और तमाम तैयारी ऐसी की जा रही है जिससे कहीं किसी तरह की कोई चूक न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र में एक बार फिर वक्फ बोर्ड पर संग्राम की गूंज सुनाई दे सकती है। खबर है कि सरकार बजट सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने वाली है। उससे पहले आज वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी JPC ने 655 पन्नों की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। विपक्ष ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक करार दिया और आरोप लगाया कि यह कदम वक्फ बोर्ड्स को बर्बाद करके रख देगा। करीब 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में गठित JPC ने वक्फ संशोधन विधेयक की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। आज जगदंबिका पाल समेत JPC के 6 सदस्यों ने संसद भवन में ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी। पिछले 6 महीने में 31 सदस्यों वाली JPC ने कुल 38 मीटिंग की और 250 स्टेक होल्डर से चर्चा की। इसके बाद JPC ने कुल 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की। JPC सदस्यों के बीच इस रिपोर्ट पर सहमति और असहमति के लिए वोटिंग हुई, जिसमें रिपोर्ट के पक्ष में 16 वोट पड़े और विरोध में 11 वोट डाले गए, जिसके बाद JPC ने इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। वहीं कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक उन्हें एक रात पहले 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली थी और 655 पन्नों की रिपोर्ट को रातों रात पढ़ना असंभव है। इसलिए उन्होंने असहमति जताई और संसद में भी इस विधेयक का विरोध करेंगे। डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, वो रिपोर्ट आज हमने हमारे साथ निशिकांत दुबे जी, संजय जायसवाल जी, अरुण जी, गुलाम अली साहब और तेजस्वी सूर्या जी, हम सभी सांसदों ने आज रिपोर्ट सौंपी है। सब वक्फ के मफाद में नहीं है, वक्फ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इश्यूज खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो जरूरत नहीं है इस देश को।
जेपीसी में शामिल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक बिल बताते हुए कहा कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा कोई बिल नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी की इस कमेटी ने जितना काम किया उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया होगा। इस पर कांग्रेस की ओर से जेपीसी में शामिल सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आज़ादी के बाद नहीं आया। गरीब मुसलमानों के सम्मान के साथ, अनाथों के सम्मान के साथ, महिलाओं के सम्मान के साथ कैसे जोड़ा जेपीसी ने और सरकार ने कितना अच्छा बिल लाया है, ये सभी लोगों को पता चला। वो रिपोर्ट पूरी की पूरी तरीके से उनके एजेंडे के ऊपर आधारित है। इन्होंने वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की पूरी तैयारी की है और ये वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से माइनॉरिटी के अंदर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इनके नाम के ऊपर हम नफरत फैला करके पोलराइज कर सकें। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित जेपीसी में शामिल सदस्यों ने कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए थे, जिनमें बीजेपी सांसदों ने 22 और विपक्षी सदस्यों ने 44 बदलाव पेश किए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। और इसी वजह से 24 जनवरी को दिल्ली में हुई जेपीसी की बैठक में विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया था, जिसके बाद जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ओवैसी समेत 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणा के एक और बयान पर फिर से बवाल मच गया है। उन्होंने बुर्के की आड़ में नकल की आशंका जताते हुए परीक्षा केंद्रों में बुर्के पर बैन लगाने की मांग की है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनके इस बयान को राजनीति से प्रेरित बता रही है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं आखिर इस पूरे मुद्दे पर कैसे बयान दिए गए और उस पर क्या पलटवार किया गया। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। क्लासरूम और परीक्षा केंद्र में हिजाब या बुर्का धार्मिक हक है या हट है, इस सवाल पर अब देश में दोबारा महाभारत छेड़ने की आशंका है। वो इसलिए क्योंकि अब महाराष्ट्र में परीक्षा केंद्र पर बुर्का बैन करने की मांग हुई है। ये मांग खुद महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने उठाई है। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बुर्के की आड़ में नकल की आशंका बताते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बुर्का बैन करने की मांग की है। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है, वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्मों के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। नीतीश राणे के मुताबिक जिसे बुर्का या हिजाब पहनना है वो अपने घरों में ही पहने, लेकिन परीक्षा केंद्र में किसी को धर्म के आधार पर कोई विशेष छूट नहीं दी जा सकती। इसीलिए परीक्षा केंद्र में सभी धर्म के छात्रों के लिए एक समान नियम होने चाहिए। नीतीश राणे की इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने परीक्षा केंद्रों पर बुर्का बैन करने की मांग का विरोध किया। वहीं नीतीश राणे के लिए मुश्किल ये भी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना, जिसका नेतृत्व डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उसने भी बुर्का बैन की मांग का विरोध किया है। शिवसेना ने कहा कि अगर मतदान केंद्र में महिलाएं बुर्का पहनकर जा रही हैं, तो एग्जाम सेंटर में क्या दिक्कत है। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं, जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज वी डोंट थिंक दैट वी शुड कैरी ऑन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट बिकॉज नीतीश राणे के बोलने से धर्म नहीं छोड़ सकते हम लोग। अल्लाह ताला का ऊपर वाले का हुक्म है कि जब लड़कियां घर से बाहर निकले तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें। ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है।
और आदमी घर से निकले तो नजर नीची करके चले, इधर उधर देखे नहीं किसी को। महाराष्ट्र में इससे पहले भी बुर्के और हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। मुंबई के स्कूल का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि छात्राओं को ये चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षण संस्थान छात्राओं पर अपनी पसंद थोप नहीं सकते। तब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी। अब नीतीश राणे ने अपनी चिट्ठी से एक बार फिर से बुर्के और हिजाब का चिन्ह बोतल से बाहर निकाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।